अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जीके सेशन का आज हमारा 4th लेक्चर है जिसमें पाकिस्तान से रिलेटेड जो है उसके जोग्राफ़ी से रिलेटेड हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज बात करेंगे नेशनल मॉन्यूमेंट्स ऑफ पाकिस्तान के पाकिस्तान में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स होते हैं। अब पहले देखते हैं कि ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये क्या है। ये कोई भी स्टैचू हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है जो किसी नोबेल फेमस पर्सनालिटी या फिर किसी इम्पॉर्टेंट इवेंट की मेमोरी में उसकी याद में कंस्ट्रक्ट की जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो मॉन्यूमेंट है वो है कायद-ए-आज़म्स बर्थ प्लेस, जिसे वज़ीर मेंशन कहा जाता है और ये कराची में मौजूद है। खारादारा वाला जो इलाका है उस साइड पे ये मौजूद है। सेकंड है हमारे पास मुहट्टा पैलेस। मुहट्टा पैलेस जो है ये भी कराची में मौजूद है और ये किससे एसोसिएटेड है। कायद-ए-आज़म की जो सिस्टर थी मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, वो यहाँ पे रहती थी मुहट्टा पैलेस में। फिर उनकी डेथ के बाद उनकी जो सिस्टर थी शीरी बाई, वो यहाँ पे रहती रहीं। उनकी डेथ के बाद ये जो बिल्डिंग थी उसको सील कर दिया गया और स्टेटस दिया गया नेशनल मॉन्यूमेंट का। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पे मॉन्यूमेंट है वो ज़ियारत रेजिडेंसी है, जो कि ज़ियारत में मौजूद है और ये एसोसिएटेड है कायद-ए-आज़म के साथ। कायद-ए-आज़म की उनकी ज़िंदगी के जो लास्ट पीरियड था उनका, वो उन्होंने ज़ियारत रेजिडेंसी में गुजारा था। फोर्थ पे हमारे पास है खालिक दीना पब्लिक हॉल एंड लाइब्रेरी, ये कराची में है। और ये पब्लिक लाइब्रेरी जो है ये किसके नाम पे, किसका नाम इसको दिया गया, खालिक दीना जिन्होंने सिंध मदरसा जो है वो बनाया था, तो उनके नाम पे इस लाइब्रेरी का नाम रखा जाता है। नेक्स्ट मॉन्यूमेंट है हमारे पास जावेद मंजिल। जावेद मंजिल जो है ये अल्लामा इकबाल के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 3 साल जो थे वो यहाँ पे गुजारे थे और इसी मंजिल में उनकी डेथ हुई थी। इस्लामिक समिट मीनार लाहौर। इस्लामिक समिट मीनार लाहौर में ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है जब OIC का समिट पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान लाहौर में 1974 में OIC का जो समिट हुआ था ना, उसकी मेमोरी में फिर ये एक मीनार बनाया गया था लाहौर में, जिसे इस्लामिक समिट मीनार जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है म्यूज़ियम ऑफ अल्लामा इकबाल लाहौर। अल्लामा इकबाल का जो मज़ार है टॉम्ब ऑफ इकबाल, जो कि बादशाही मस्जिद के दरवाज़े के पास बिल्कुल कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो वो कहलाता है म्यूज़ियम ऑफ अल्लामा इकबाल। लास्ट में हमारे पास जो नेशनल मॉन्यूमेंट है वो है रेजिडेंस ऑफ प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम, जो कि झंग में है। अब डॉक्टर अब्दुल सलाम कौन हैं? ये पाकिस्तान के एक साइंटिस्ट हैं फ़िज़िक्स के, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला गया था। अब इनसे रिलेटेड जो डिफरेंट MCQs पूछे जाते हैं वो ये हैं कि डॉक्टर अब्दुल सलाम जो थे उनको किस फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिलता है, तो वो उनके फील्ड थी फ़िज़िक्स की। और एक और MCQ जो पूछा जाता है कि फ़र्स्ट मुस्लिम पर्सनालिटी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, यानी कि पहला मुसलमान जिसने नोबेल प्राइज़ हासिल किया था, तो वो कौन थे? डॉक्टर अब्दुल सलाम। और इनको 1979 में जो है ये नोबेल प्राइज़ मिला था। नेशनल मॉन्यूमेंट्स डिस्कस करने के बाद हम देखते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन पाकिस्तान के पाकिस्तान में जो हमारा कदीम विरसा है, कौन कौन सी ऐसी साइट्स हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का स्टेटस मिला हुआ है। अब यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी, जिसको यूनेस्को कहा जाता है। अब यूनेस्को की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो ये यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ये कब इस्टेब्लिश की गई? 16 नवंबर 1945 में लंदन में ये इस्टेब्लिश की गई। अब एक और MCQ यूनेस्को से रिलेटेड पूछा जाता है कि यूनेस्को का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे मौजूद है, तो इसका हेड क्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। अब पाकिस्तान के अंदर टोटल 6 ऐसी साइट्स हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का स्टेटस दिया है यूनेस्को ने। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो साइट है वो आर्कियोलॉजिकल रूइंस एट मोंजोदाड़ो। अब मोंजोदाड़ो के जो खंडरात हैं उनको भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया है, और ये किस ईयर में यूनेस्को ने इसको शामिल किया था?
1980 में। ये जो ईयर्स इनके आगे लिखे हैं ये वो वाला साल है जब यूनेस्को ने इस साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया था। तो सेकंड हमारे पास आ जाती है टेक्सला। इसको 1980 में ही वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो है वो ऐड किया गया था। थर्ड पे हमारे पास जो है वो बुद्धिस्ट रुइंस ऑफ तख्ते भाई और उसके करीब एक शहर है जिसको सिरी बहलोल कहा जाता है। तो इन दोनों साइट्स को भी जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर ऐड किया गया है। फोर्थ में हमारे पास सिंध में हिल्स हैं ठट्ठा के मुकाम पर जिनको मकली हिल्स कहा जाता है। 1981 में इनको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का हिस्सा बनाया गया। अब नेक्स्ट हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट है, एक यहाँ पे लाहौर फोर्ट है, किला लाहौर, और दूसरा है यहाँ पे शालीमार गार्डन। अब ये दोनों जो हेरिटेज साइट्स हैं ये 1981 में इन दोनों को यूनेस्को जो है इस लिस्ट में शामिल करता है। तो हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखते हैं जो MCQ से रिलेटेड पूछी जाती है। लाहौर फोर्ट जो है ये किसने बनाया था? ये बादशाह अकबर जो है उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था। लेकिन फिर जब मुगलिया दौर उसका डाउनफॉल होता है तो पंजाब वाली साइड पे स्पेशली, तो लाहौर में जो ये फोर्ट था इस पे कब्ज़ा करते हैं सिख, और यहाँ पे रंजीत सिंह जो हैं जो कि सिख एम्पायर के फाउंडर थे वो यहाँ पे रहते हैं। और सेकंड साइट जो यहाँ पे शालीमार गार्डन है 1981 में जिसको ऐड किया था इस लिस्ट में। शालीमार गार्डन के बारे में पूछा जाता है कि कौन से मुग़ल बादशाह ने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था? तो शाहजहां ने। किस ईयर में? 1941 और 42 ये टेन्योर है जब शालीमार गार्डन बनवाया गया था। अब लास्ट पे जो हमारे पास सिक्स्थ साइट है वो है रोहतास फोर्ट, किला रोहतास, इस जो कि जेहलम में मौजूद है। इसको 1997 में इस लिस्ट में शामिल किया था। अब किला रोहतास से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन जो पूछी जाती है कि इसको किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था? तो शेर शाह सूरी। सूरी डायनेस्टी हम डिस्कस करेंगे जब मुग़ल एम्पायर पढ़ेंगे ना सब कॉन्टिनेंट की पूरी हिस्ट्री, और उसमें डिफरेंट जो डायनेस्टीज़ आती हैं, इस्लाम का अराइवल होता है और मुस्लिम डायनेस्टीज़ इस्टेब्लिश होती हैं। तो वहाँ पे एक डायनेस्टी बनी थी जिसे सूरी डायनेस्टी कहा जाता है। तो शेर शाह सूरी उसके फाउंडर थे। उन्होंने ही अपने गवर्नमेंट के दौरान अपनी हुक्मरानी में जेहलम में एक किला कंस्ट्रक्ट करवाया था जिसे किला रोहतास फोर्ट का नाम दिया गया, और इसको 1997 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया। तो ये डिफरेंट 6 साइट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं और उनको यूनेस्को ने अपने लिस्ट में शामिल किया है। नंबर आप याद रखिएगा, यही MCQ में ज़्यादातर पूछा जाता है कि कितनी पाकिस्तान की जगहें हैं जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये बात की थी कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे पास लैंड एरिया है, पूरी ज़मीन को अगर हम डिवाइड करें तो 70% जो सरफेस है वो किससे कवर्ड है? वाटर से, और बाकी जो 30% है वहाँ पे लैंड है, ज़मीन है। अब ये जो 30% लैंड है ये 3 किस्म की ज़मीन है। एक हमारे पास आ जाते हैं प्लेन्स जिसमें हमारे पास हमवार सतह ज़मीन होती है, और सेकंड पे हमारे पास आ जाते हैं माउंटेन्स ऐसे होते हैं जो सी लेवल से बुलंदी पे मौजूद होते हैं और टॉप पे उनकी एक इरेक्ट पीक होती है, ठीक है। और थर्ड पे हमारे पास जो हैं वो प्लेटू आ जाते हैं। तो आज हमने डिस्कस करना है कि ये जो प्लेटू हैं, जो सतह मुर्तफ़ा है, ये क्या है और इसका सरफेस एरिया जो है वो किस तरह का होता है, ये किस तरह की लैंड है। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि प्लेटू क्या है। ये एक फ्लैट एलिवेटेड लैंड फॉर्म है। फ्लैट भी उसने कहा है, एलिवेटेड भी कहा है। एलिवेटेड का मतलब है कि उसका जो सराउंडिंग एरिया है, जो आसपास की ज़मीन है, ये उससे बुलंदी पे मौजूद है। अब ये आपको पिक्चर जो है वो नज़र आ रही है। अगर आप यहाँ पे ये सारी सरफेस देखें तो ये क्या है? ये प्लेन है, बिल्कुल हमवार है, और ये उससे एलिवेटेड है, थोड़ा सा ये बुलंदी पे मौजूद हैं। लेकिन इनके ऊपर वाली जो ज़मीन होती है वहाँ पे पहाड़ों की तरह, माउंटेन्स की तरह जो है वो इरेक्ट एक पीक नहीं होती, बल्कि ऊपर एक फ्लैट एरिया होता है। तो ये कहलाता है प्लेटू। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 2 प्लेटूज़ मौजूद हैं। एक हमारे पास है
फर्स्ट हमारे पास पोठवार प्लेटू है और सेकंड जो है वो बलूचिस्तान प्लेटू है। सतह मुर्तफ़ा पोठवार और सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान, ये जो दो हैं पाकिस्तान के अंदर प्लेटूज़ मौजूद हैं। बलूचिस्तान तो एक पाकिस्तान का प्रोविंस है, उसकी लोकेशन हमें पता है। तो हम जो हमारे पास फर्स्ट प्लेटू है जिसे प्लेटू पोठवार कहते हैं, तो उसमें कौन कौन से रीजन्स मौजूद हैं, तो ये पाकिस्तान का मैप है, ये फर्स्ट प्लेटू की लोकेशन है। और बाकी ये जो बलूचिस्तान है इसको भी प्लेटू कहा जाता है। तो पोठवार प्लेटू में जो इलाके शामिल हैं उसमें सॉल्ट रेंज जो हमने पढ़ी थी उसके एरियाज़ आ जाते हैं। इस्लामाबाद है, अटक, रावलपिंडी, चकवाल, जेहलम, ये इलाके जो हैं ये पोठवार प्लेटू में शामिल हैं। नेक्स्ट हम जो जीके का आज सेक्शन करेंगे उसमें देखेंगे कि पाकिस्तान के वो सिटीज़ जिनके पुराने नाम कुछ और थे लेकिन उनको चेंज करके न्यू नेम्स रखे गए हैं। ये भी बहुत सारी एमसीक्यूज़ जो हैं वो पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सिटी आता है वो है हैदराबाद। उसका पुराना नाम क्या था? नीरुन कोट था। कोयटा का पुराना नाम शालकोट और जैकबाबाद जो है इसका पुराना नाम खानगढ़ था। सियालकोट जो है इम्पॉर्टेंट कायद आज़म से अल्लामा इकबाल से रिलेटेड है, उनका जो पुराना नाम था वो सलवान कोट। अटक का ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि अटक का पुराना नाम क्या था, तो कैम्बलपुर। फैसलाबाद का पुराना नाम लायलपुर है, ये भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये पूछा जाता है कि फैसलाबाद का जो पुराना नाम लायलपुर है उसको चेंज क्यों कर दिया गया, यानी फैसलाबाद क्यों रखा गया। शाह फैसल जो कि किंग ऑफ सऊदी अरेबिया थे, उनके नाम की बेस पे लायलपुर का नाम चेंज करके फैसलाबाद रखा गया। और एक और एमसीक्यू पूछा जाता है कि फैसलाबाद का नाम चेंज कब किया गया था, तो ये 1 सितंबर 1977 में चेंज किया था। तो ये भी एमसीक्यू आपने माइंड में रखना है। अब एक और एमसीक्यू जो फैसलाबाद से रिलेटेड है कि फैसलाबाद का पुराना नाम लायलपुर, लेकिन लायलपुर से पहले भी इस रीजन को एक नाम दिया जाता था जिसको सांधलबाड़ कहते हैं। द ओल्ड नेम ऑफ साहिवाल वाज मोंटगोमरी, ये भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। साहिवाल का भी जो पुराना नाम है वो पूछा जाता है कि क्या था, तो मोंटगोमरी नाम था इसका। बिन कासिम वाज पीपरी, बिन कासिम का पुराना नाम पीपरी था। मुस्लिम बाग को पहले कहते थे हिंदू बाग। एक जो और इम्पॉर्टेंट जो बहुत दफ़ा एमसीक्यू रिपीट हुआ है वो ये है कि पाकपतन जो है ये इलाका बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका पुराना नाम क्या था, तो अजोधनपुर है। एक जो और इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड है कि पंजाबी सूफ़ी शायर जो बाबा फ़रीद थे वो किस इलाके से बिलोंग करते थे, वो अजोधनपुर पाकपतन से बिलोंग करते थे। और अभी उनका मज़ार जो है वो भी कहाँ पे मौजूद है, पाकपतन में। कराची का पुराना नाम हमने सुना है कि जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे एंटर हुए थे तो कराची को क्या कहा जाता था, दीबल कहा जाता था। लेकिन उसके बाद फिर मुग़ल दौर में बाद में जो है इसका नाम चेंज किया डिफरेंट रीज़न्स की वजह से, तो इसका नाम रख दिया कोलांची, लेकिन उसको फिर चेंज करके कराची नाम इसका रखा गया। लाहौर का पुराना नाम था महमूदपुर। महमूद गज़नवी के नाम पे इसका नाम रखा गया था महमूदपुर, फिर उसको चेंज करके लाहौर रखा गया। गुजरांवाला का पुराना नाम खानपुर और ज़ौब जो है उसका पुराना नाम, ये भी एमसीक्यू बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, फोर्ट सैंडमन जो है वो इसको कहा जाता था। पेशावर को परशापुर और सवात जो है उसे उद्याना कहते थे। लाड़काना का पुराना नाम जो है वो चंदका। ये डिफरेंट पाकिस्तान के सिटीज़ हैं जिनके ओल्ड नेम और न्यू नेम्स हमने डिस्कस किए हैं। अब वो पाकिस्तान के सिटीज़ के अलावा जो है वो कंट्रीज़ के बारे में भी पूछ लेते हैं एमसीक्यूज़ में कि कुछ कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने अपने नेम्स वगैरह चेंज किए, तो उनके पुराने नाम क्या थे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ईरान। ईरान का पुराना नाम जो था वो पर्शिया, फ़ारिस कहा जाता है। इराक़, ये हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं ना पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट के बिल्कुल स्टार्ट से, तो जो माइग्रेंट्स माइग्रेट करके यहाँ पे आए थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वगैरह की जब हम देखते हैं तहज़ीबें, तो हमें कुछ ऐसे साइंस मिलते हैं कि यहाँ के लोग जो थे वो मेसोपोटामिया के लोगों के साथ तजारत वगैरह करते थे। तो फिर मेसोपोटामिया जो है वो कौन सा इलाका था, तो ये इराक़,
मेसोपोटामिया का अब न्यू नेम जो है वो क्या है, इराक है। जिम्बाब्वे का ओल्ड नेम साउथर्न रोडेशिया और थाईलैंड का पुराना नाम जो था वो सियाम था। कंबोडिया, डेमोक्रेटिक कैम्पुचा और म्यांमार, अब ये भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, म्यांमार से रिलेटेड वो पूछता है इसका पुराना नाम क्या था, बर्मा। और ये नाम चेंज कब किया गया है, 1989 में। ये डेट भी वो पूछता है कि बर्मा का जो नाम है वो चेंज करके म्यांमार कब रखा गया। अब एक और इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जब सब कॉन्टिनेंट था, पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे थे, तो बर्मा जो था ना वो भी सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। पाकिस्तान और इंडिया जो है वो तो अलहदा होते हैं 1947 में, लेकिन बर्मा जो है वो पहले ही सेपरेट हो जाता है जब इंडिया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्ट देती है ना 1935 का, उसके बाद इलेक्शंस वगैरह होते हैं, तो तभी 1937 में बर्मा जो है वो सब कॉन्टिनेंट से सेपरेट हो जाता है। तो ये डेट याद रखिएगा कि बर्मा सब कॉन्टिनेंट से कब सेपरेट होता है, 1937 में, और किसकी बेस पे, 1935 का जो एक्ट था उसकी बेस पे। नेक्स्ट है हमारे पास जो कंट्री वो नीदरलैंड्स, और इसका पुराना नाम हॉलैंड था। अब नीदरलैंड से रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन है, एमसीक्यू है, वो आप नोट कर लें कि एमसीक्यू वो पूछता है कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो सी लेवल से नीचे मौजूद है, ठीक है, सतह समंदर से वो नीचे मौजूद है, तो वो हमारे पास है नीदरलैंड्स। नेक्स्ट है श्रीलंका। श्रीलंका का पुराना नाम जो था वो साइलोन था, और इससे रिलेटेड भी वो पूछता है कि श्रीलंका का ये जो नाम है ये कब चेंज हुआ, यानी साइलोन से श्रीलंका कब हुआ, तो ये नाम चेंज होता है 1972 में, ये डेट भी याद रखिएगा। ताइवान का पुराना नाम फॉर्मोसा था। टर्की ने अभी अपना नेम जो है वो चेंज किया है, टर्किया रखा है। इथोपिया का पुराना नाम जो था वो एबिसिनिया है। एबिसिनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस्लामिक स्टडीज़ में भी एमसीक्यू पूछा जाता है कि मुसलमानों ने जो पहली दफ़ा हिजरत की थी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो कुछ मुसलमान हुए थे लोग, कुफ़ार ने जब उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया था, तो उनको हुक्म दिया था कि वो हिजरत कर जाएं। तो किसकी तरफ हिजरत की थी, किस मुल्क की तरफ, एबिसिनिया की तरफ। और एबिसिनिया का अब जो नेम है वो क्या है, इथोपिया है। और ये किसका हिस्सा है, किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, ये अफ्रीका में मौजूद है। अब एक अंकारा सिटी है, ये टर्की का सिटी है, और इसका पुराना नाम जो था वो अंगूरा था। इस्तांबुल जो है ये भी टर्की का एक सिटी है, और उसका पुराना नाम कॉन्स्टेंटिनोपल है, जिसे कुस्तुनतुनिया कहा जाता था। अब एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, बीजिंग का भी वो पुराना नाम पूछते हैं। पेकिंग इसका पुराना नाम था। चाइना को, अब चाइना जो है यूरोपियन इसको कुछ कहते थे, दूसरे ममालिक वाले इसका कोई नाम लेते थे। तो कैथी और मैंगी ये दो नेम्स हैं जिससे चाइना को पुराने दौर में जाना जाता था। टोक्यो जो कि जापान का एक इम्पॉर्टेंट सिटी है, उसका पुराना नाम ईडो था। अब हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो शहर, उनके न्यू नेम्स और ओल्ड नेम्स डिस्कस किए हैं, और कुछ कंट्रीज़ और उनके सिटीज़ जो थे उनको भी डिस्कस किया है। उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंट दूसरी इंफॉर्मेशन थी कि वो किस ईयर में नेम चेंज किया, जिनका पूछा जाता है, जैसे कि श्रीलंका का पूछा जाता है, बर्मा का पूछा जाता है, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। लास्ट में हम पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि पाकिस्तान में कौन सी साइट्स हाईएस्ट, टॉलेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट या लॉन्गेस्ट कैटेगरी में आती हैं। तो सबसे पहले हाईएस्ट माउंटेन पास, लोकेशन याद करें, जब हमने कल पाकिस्तान का मैप डिस्कस किया था उसमें हमने माउंटेन रेंजेस और डिफरेंट पासेस डिस्कस किए थे। तो खुंजराब पास हमने डिस्कस किया था। खुंजराब पास किसको कनेक्ट करता है, पाकिस्तान को चाइना के साथ, तो ये हाईएस्ट माउंटेन पास है। नेक्स्ट हमारे पास है हाईएस्ट रेलवे स्टेशन, बुलंदी पे जो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा बुलंदी पे रेलवे स्टेशन है वो बलूचिस्तान में है, और वो कौन सा है, कान मेहतरजई, जो कि ज़ोब के इलाके में मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास है हाईएस्ट सिविल अवार्ड, एक सिविल अवार्ड है और एक मिलिट्री अवार्ड है। तो जो सिविलियंस को हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है वो कौन सा है, निशान पाकिस्तान, और जो मिलिट्री पर्सनल्स को दिया जाता है वो निशान हैदर।
टॉलेस्ट मीनार जो है, पाकिस्तान में सबसे बुलंद मीनार जो है वो कौन सा है? वो मीनार पाकिस्तान नहीं है, बल्कि जो फैसल मस्जिद है इस्लामाबाद में, उसके जो मीनार हैं उनकी बुलंदी सबसे ज़्यादा है। और ये सिर्फ़ पाकिस्तान के टॉलेस्ट या हाईएस्ट मीनार नहीं है, बल्कि ये साउथ एशिया के हाईएस्ट मीनार हैं। अगर हम इनकी लेंथ की बात करें, इनकी हाइट की बात करें तो 79 मीटर, और फीट में अगर इसको कन्वर्ट करें तो 259 फीट है। अब नेक्स्ट वो पूछ लेता है कि फैसल मस्जिद जो है वो कब कंस्ट्रक्ट की, कब कंप्लीट हुई? वो 1986 में। और इसका जो डिज़ाइन है वो किसने बनाया था, किस आर्किटेक्ट ने? तो वो टर्किश आर्किटेक्ट था, वेडेट डेलके। अब टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है वो पाकिस्तान में बहरिया टाउन कराची जो है उसमें एक बिल्डिंग है जिसका नाम बहरिया आइकॉन टावर है, तो वो टॉलेस्ट बिल्डिंग है। लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन जिसके सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म है, एरिया जिसका सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है, तो वो लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। थर्मल पावर प्लांट पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना, किस ज़रिए से प्रोड्यूस होती है? तो वो थर्मल पावर है, कोल से जो सबसे ज़्यादा बिजली बनाई जाती है। क्योंकि हाइड्रो पावर भी होती है और सोलर पावर है, विंड पावर है, ये डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, डिफरेंट सोर्सेज यूज़ करके जो एनर्जी बनाते हैं। तो वो MCQs में पूछता है कि पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस सोर्स को यूज़ करके सबसे ज़्यादा बनाई जाती है? तो वो थर्मल पावर है। और पाकिस्तान का लार्जेस्ट थर्मल पावर जो है वो गुड्डू पावर प्लांट है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो पाकिस्तान की मानसर लेक है। और लार्जेस्ट मैन मेड, ये नेचुरल है, मानसर जो है वो नेचुरल है, जबकि मैन मेड जो है वो किंझर लेक है। अब दोनों ये जो लेक्स हैं ये मौजूद सिंध में हैं। अब वो MCQs में क्या पूछता है कि सिंध के किस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है? तो मानसर लेक दादू डिस्ट्रिक्ट में है, जबकि किंझर लेक जो है वो ठट्ठा में मौजूद है। अब पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट आइलैंड है, आइलैंड के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है कि आइलैंड एक ऐसा पीस ऑफ लैंड है जो कि हर साइड से वाटर से सराउंडेड होता है। तो पाकिस्तान का लार्जेस्ट आइलैंड अस्तूला आइलैंड है जो कि बलूचिस्तान में मौजूद है। लार्जेस्ट डिवीज़न की बात की जाए तो पंजाब की लार्जेस्ट डिवीज़न जो है वो बहावलपुर है। अब इससे रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लें कि बहावलपुर जो है ये एक प्रिंसली स्टेट थी। जब सब कॉन्टिनेंट डिवाइड होता है, पाकिस्तान बन जाता है, इंडिया बन जाता है, तो कुछ वहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स थी, 500 से ज़्यादा। उनको ये ऑप्शन दिया था कि उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो डिसाइड करें कि वो पाकिस्तान के साथ जाएंगी या इंडिया के साथ जाएंगी या फिर उनको ऑटोनमस स्टेटस चाहिए। तो ये MCQ अब वो पूछता है कि सबसे पहले किस स्टेट ने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था? तो वो बहावलपुर ने किया था। और कब किया था? 7 अक्टूबर 1947 में। ठीक है, ये डेट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि लार्जेस्ट रेलवे वर्कशॉप कौन सी है? मुगलपुरा लाहौर में। लार्जेस्ट मॉस्क, सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? शाह फैसल। उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं। लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल प्लांट कौन सा है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो कौन सी है? तो वो स्टील मिल्स हैं जो कि कराची में मौजूद है। अब इससे रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन ये है कि स्टील मिल्स जो है वो किसकी मदद से हमने कंस्ट्रक्ट की थी? ये जो इंडस्ट्रियल प्लांट है किस मुल्क की मदद से हमने लगाया था? तो ये रशिया की मदद से पाकिस्तान ने लगाया था। और कब ये इस्टेब्लिश किया गया था? 1981 में। नेक्स्ट है हमारे पास लार्जेस्ट नेचुरल गैस फील्ड जो है पाकिस्तान का, वो कौन सा है? सुई, बलूचिस्तान। कब यहाँ से गैस डिस्कवर हुई थी? 1952 में। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन। ऊपर हम जो पढ़ के आए हैं वो लार्जेस्ट था, अगर वो लार्जेस्ट पूछे तो लाहौर है, लॉन्गेस्ट पूछे तो वो रोड़ी स्टेशन है जो कि सिंध में मौजूद है। अब लॉन्गेस्ट टनल कौन सा है? टनल होता है कि आप किसी पहाड़ को खोद के अंदर से रास्ता बनाएं, सुरंग बनाएं गुज़रने के लिए। ट्रेन का टनल हो सकता है, रोड वगैरह। तो वो टनल जो है लॉन्गेस्ट पाकिस्तान का लोवारी टनल है। बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम की बात की जाए तो लाहौर में है जिसका नाम नेशनल हॉकी स्टेडियम है। बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम जो है वो कराची में है, नेशनल स्टेडियम। अब नेक्स्ट वो अगर पूछता है बिगेस्ट एयरपोर्ट। अब बिगेस्ट एयरपोर्ट कहीं पे जिना
इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है, और बुक्स वगैरह में वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट देता है। अगर इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बात की जाए तो उसका जो रनवे है ना, उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग वो कह देता है, लेकिन ज़्यादा आपने प्रेफर उसी को करना है। अगर ऑप्शंस में आपको उसने जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ऑप्शन दिया है तो आप उसी पे टिक करेंगे। ओल्डेस्ट एयरलाइन की अगर बात की जाए तो ओरिएंट एयरलाइन था, जो बाद में फिर कन्वर्ट हो जाता है PIA में। ओल्डेस्ट फोर्ट की अगर बात की जाए किले की, तो देरावर फोर्ट है जो कि बहावलपुर में मौजूद है। किसने इसको बिल्ट करवाया, कंस्ट्रक्ट किसने करवाया? राय जाजा भट्टी ने, और ये एक राजपूत रूलर था। क्योंकि जैसे ही मुग़ल्स जो थे उनका डाउनफॉल होता है तो फिर डिफरेंट दूसरे रूलर्स यहाँ पे आते हैं, जैसे कि सिख जो थे उनकी एम्पायर यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाती है। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सब कॉन्टिनेंट में अगर देखें तो ओल्डेस्ट लैंग्वेज कौन सी, सबसे पुरानी ज़ुबान जो है, बाकी तो चेंज होती गई, न्यू बनती गई। पंजाबी कैसे बनती है, फिर उसके बाद उर्दू यहाँ पे कैसे मुग़ल दौर में बनती है, तो सबसे पुरानी जो ज़ुबान है वो सिंधी है। अगर वर्ड्स लार्जेस्ट लैंग्वेज के बारे में पूछे ना कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग कौन सी ज़ुबान बोलते हैं, तो वो आ जाती है चाइनीज़। लेकिन अगर वो पाकिस्तान के रिलेटेड पूछता है कि सबसे पुरानी ज़ुबान कौन सी है, तो वो सिंधी है।